नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक तरफ आप देख रहे हो कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में है, दूसरी तरफ भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है, तीसरी तरफ यूएस इंडिया को दबाने में लगा हुआ है। हाल ही में यूएस की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाला स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट दैट इंडिया विल बिकम लाइक चाइना। हम नहीं चाहते कि इंडिया चीन की तरह बने, बिकॉज फिर वो हमारे लिए ही खतरा पैदा करने लगेगा। इसलिए हमारी जो पॉलिसीज हैं इंडिया के लिए हमेशा बाकी देशों से अलग रहेंगी। हम उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देने वाले। हु द हेल इज अमेरिका जो हमें फ्रीडम देगा भाई। यहाँ पर थोड़ी चूक हुई भारत से इस बार कि हमने जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था उसमें मिडिल ईस्ट को ना सपोर्ट करके हमने यूएस को सपोर्ट किया है। दूसरा एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट यूएस देता है इंडिया के लिए कि हम इंडिया को अलाउ करते हैं कि वो रशिया से इस क्रिटिकल सिचुएशन में जहां पर ऑयल की क्राइसिस होने वाली है, गैस की क्राइसिस होने वाली है पूरे विश्व में, वो रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। ये बनाया है इंडिया ने, ये जो दो गलत डिसीजन, और इसका भुगतान अब भारत करेगा। चलिए, इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी कि कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसीज फेल हुई हैं और उसके बाद हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बालन शाह का भारत को लेकर के रुख, ग्रेटर नेपाल विवाद पर यहां पर बॉलीवुड तक विरोध जो है वो शुरू हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर बॉलीवुड पे नहीं जाना है। हमें यहाँ पर जो ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट है ना भैया, क्या था इसको समझना है कि इसमें भैया यूपी भी शामिल हो गया, बिहार भी शामिल हो गया और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। ये जो नक्शे में दिखाते हैं कि यूपी, बिहार, बंगाल को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बनाने की बात कही गई है कि जो यूपी है वो ग्रेटर नेपाल होगा, जो बिहार है फ्यूचर में वो ग्रेटर नेपाल होगा, बंगाल फ्यूचर में ग्रेटर नेपाल होगा। सबसे बड़ी बात, नेपाल जैसा देश अगर भारत के राज्यों के लिए ऐसी बात कर रहा है तो फिर हम चाइना और यूएस को क्या ही मुंह दिखाने लायक हैं। वो तो हमें दबाएंगे ही दबाएंगे। जब छोटे देशों पर हम अपना कंट्रोल नहीं बना पा रहे, उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर नहीं हो पा रहे, ये दिखाता है कि कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, बिकॉज हम अपने पड़ोसियों को ही संभाल नहीं पा रहे हैं। राइट, पाकिस्तान ऑलरेडी हमारे लिए प्रॉब्लम था, अफगानिस्तान को हम अपना सपोर्ट देते हैं और आगे तक देते रहेंगे। चाइना हमेशा से ही हमारे खिलाफ था, श्रीलंका के साथ दिक्कत हुई, मालदीव के साथ दिक्कत हुई, नेपाल के साथ दिक्कत हुई। भूटान का उतना कोई इशू नहीं है, वो हमारे ही संरक्षण में रहता है, लेकिन फिर भी हमारा कोई डायरेक्ट आधिपत्य उसमें नहीं है, बिकॉज चाइना उस पर हमेशा आधिपत्य जमाता है। चलिए, सो नेपाल के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बालन शाह चर्चा में है और नेपाल में अगले प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन बाद देश इतिहास रचने जा रहा है। रैपर से नेता बनने वाले बालन शाह प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं। सबसे बड़ी बात, ये पहले रैपर थे, बॉलीवुड बढ़िया सब में काम किया है। नाउ ही इज गोइंग टू बी अ पीएम ऑफ नेपाल एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। और जिसने बॉलीवुड में काम किया, इंडिया में रह करके काम किया, इंडिया से पैसा कमाया है, वो नेपाल जाकर के कह रहा है कि भैया हम तो ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, जस्ट लाइक ग्रेटर अमेरिका, और उसमें हम यूपी, बिहार एंड बांग्लादेश को शामिल करेंगे। तो ये है हिपोक्रेसी जो अब आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगी फ्रॉम दी साइड ऑफ नेपाल एंड फ्रॉम दी साइड ऑफ बालन शाह। नेपाल की सियासत में उभरते चेहरे बालन शाह अक्सर भारत को लेकर के अपने बयानों पर और फैसलों की वजह से ये चर्चा में रहते हैं। ये वही चीज है कि आजकल हर एक देश ने अपना लिया है कि हम एंटी इंडिया होकर के वोट जमा करेंगे। सबको पता है इंडिया पावरफुल बन सकता है, इंडिया में पोटेंशियल है, इंडिया की पॉपुलेशन में पोटेंशियल है, बट द पॉलिसीज जिनसे हम हमेशा मात खाते हो, इंडिया उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। We need to improve our policies. We need to improve this. Now, आगे बात करेंगे। काठमांडू के मेयर बनने के बाद बालन ने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिसमें भारत के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर उसको देखा गया है। बालन शाह पिछले कुछ वर्षों से अपने राष्ट्रवादी बयानों और फैसलों की वजह से काफी चर्चा रहे। मालदीव की अगर मैं बात करूं, वहां पर मोहम्मद मोइजू की सरकार बनती है। कैसे बनती है? इंडिया आउट के नारे को लगा करके ये सरकार बनती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, उन्होंने इंडिया को स्पेशली टारगेट नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि जितने भी यहाँ पर फॉरेनर्स रह रहे हैं सबको हम भगा देंगे, भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने लगाया और सेम वही काम किया। कनाडा में सेम यही चीज हुई। मतलब ये आपको रैपिडली देखने को मिलेगी कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो रहा है, पावर शिफ्ट कैसे हो रही है। यहाँ पर डायरेक्टली मालदीव में तो सीधा सीधा ये बोला गया था, इंडिया आउट के नारे लगाए गए थे, वहां पर सरकार बन जाती है। अमेरिका में सरकार बन गई डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये दर्शा रहा है कि कैसे लोग चाहते हैं कि भाई हमारे देश में सिर्फ हमारा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरे का नहीं। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर भाई ईरान में कुछ होता है तो ये लोग यहाँ पर दंगा करने लगते हैं। हम मानते हैं ये आपकी स्पिरिचुअल लीडर हैं, हम इसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है हम इनके खिलाफ हैं। वी डोंट वांट एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया।
दिस इज वेरी बैड। आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। आप इंडिया के लैंड पर खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि हम तो ईरानी हैं, हमारा खून ईरानी है, तो आप ईरान में जाकर के रहिए। ये इंडिया में हो रहा है और हम देखते हैं फ्यूचर में 2047 तक कि ग्रेट इंडिया बनेंगे। नहीं बन सकते। अगर इंडिया में ही ये चीजें आपके देश के अंदर चल रही हैं, आप कभी नहीं बन सकते। जब आपके देश में एक वर्ग जो काफी बड़ा लेवल पर इस टाइम है पॉपुलेशन में, वो आपके सपोर्ट में ही नहीं है, राइट तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की पॉलिसी ही कमजोर है, इंडिया के लोग भी कमजोर हैं, इंडिया की मेंटालिटी भी वही कमजोर है। इस वजह से सारी चीजें मिलकर के इंडिया को पीछे ढकेलती हैं, और प्लस फिर चाइना और यूएस जैसे देश तो हैं ही इंडिया को पीछे करने के लिए। खैर आगे बात करेंगे। खासकर भारत से जुड़े मुद्दों पर उनका जो रुख है वो हमेशा ही विवादित रहा। बीटेक, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। प्रेजेंट समय में 27 साल के हैं, पीएम बनेंगे, सबसे कम उम्र के पीएम होंगे ये, काठमांडू नेपाल के, ठीक है। 1990 में जन्मे थे। एमटेक आईआईटी रुड़की से करिए, सब कुछ इनका इंडिया में हुआ है, ये भी देख लेना अभी तुम। पॉलिटेक्निक, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन, पेशा रैपर, इंजीनियर है। 2022 में काठमांडू के पहले स्वतंत्र मेयर बनते हैं। हिप हॉप और रैप म्यूजिक से जुड़े कई बैटल इन्होंने जीते हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बिकॉज तो अभी नेपाल में जनजेट क्रांति हुई थी, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्यों चूज किए जा रहे हैं। रैप से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे इन्होंने उठाए थे। हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे रैपर हैं जो रैप से ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, उसके बाद उनका रैप सॉन्ग ही ब्लॉक कर दिया जाता है बेचारों का, तो उसके बाद उनको ही ब्लॉक कर दिया जाता है, यूट्यूब पे उनका गाना ही नहीं चलता है, तो क्या करे वो, तो फिर आवाज ही नहीं उठा पाते हैं। ऐसे एक दो रैपर का नाम अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ग्रेटर नेपाल नक्शा विवाद 2023 में बालेन शाह ने अपने काठमांडू स्थित मेयर जो कार्यालय है इनका, यहाँ पर ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा लगवाया था, ठीक है। और यही सबसे बड़ी विवाद की जड़ हो जाती है। इस नक्शे में भारत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, जिनमें शामिल थे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र और उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ क्षेत्र। इसको मिलाकर के बनाना चाहते थे ग्रेटर नेपाल। चलिए आगे समझ लेते हैं यहाँ पर ऐसा क्या किया गया। तो बालेन शाह ने कदम भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे के जवाब में उठाया था, ठीक है। भारत की संसद में एक नया नक्शा भारत का लगाया गया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया में लगे इस भित्ति चित्र में प्राचीन भारत के विस्तृत सांस्कृतिक क्षेत्र को दर्शाया गया था। बट द थिंग इज, यहाँ पर एक चीज मेंशन है, प्राचीन भारत, ठीक है। अब देखो, जिसमें वर्तमान नेपाल शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, अफगानिस्तान आदि के क्षेत्रों को भी दिखाया गया था, जबकि उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट भारत की बात नहीं कर रहे हैं। प्राचीन भारत में जो भारत की संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, हम उसको दर्शाना चाह रहे हैं। इसी के विरोध में बालेन शाह ने अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाया, जिसे नेपाल के कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जबकि भारत में इसे उकसाने वाला कदम माना गया, ठीक है। चलो अब देखो ग्रेटर नेपाल की अवधारणा क्या है। ग्रेटर नेपाल एक राजनीतिक और ऐतिहासिक विचार है, जिसके अनुसार 19वीं सदी में नेपाल के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में शामिल कर लिए गए थे। दिस इज द ट्रू हिस्ट्री। इसको हम नकार नहीं सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने नेपाल के बहुत कुछ पार्ट्स थे उनको भारत में शामिल किया था। वो पार्ट प्रेजेंट समय में आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हो जाते हैं, जिनको 19 जो हमारी सेंचुरी थी उस दौरान शामिल किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इस विचार के समर्थक कहते हैं कि 1816 में सुंगौली संधि एक हुई थी। इसके बाद नेपाल के कई इलाके अपने खो दिए थे। किसको खो दिए? ब्रिटिशर्स को खो दिए। और ब्रिटिशर्स कहाँ थे? भारत में थे। तो डायरेक्टली कहाँ आ गए भाई? भारत में आ गए। देखो ये इलाके आज भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आते हैं। तो ये जो सुगौली संधि है अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है कि इसको पढ़ के जाना कि क्या थी सुगौली संधि। बाकी तो मैं बता ही दूंगी, आपको मिल भी जाएगी इसमें, लेकिन आपको भी सुगौली संधि पढ़नी, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। करंट अफेयर में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जब भी करंट अफेयर देखते हो ना प्लीज ये देखना कि क्वेश्चन कहां से आएगा। सुगौली संधि नाउ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। चलिए, इसीलिए कुछ राष्ट्रवादी समूह इस क्षेत्रों को ऐतिहासिक नेपाल का हिस्सा बताते हैं। हालांकि ये विचार नेपाल की आधिकारिक सरकारी नीति नहीं है, इसे अधिकतर राष्ट्रवादी या फिर जो प्रतीकात्मक राजनीतिक बयान है उसमें यूज किया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों का विरोध 2023 में बालेन शाह एक और विवाद में आए थे, जब उन्होंने हिंदी फिल्मों को लेकर के कड़ा रुख अपनाया था। विवाद की शुरुआत फिल्म हुई थी आदि पुरुष से हुई थी, जिसमें अभिनेता प्रभास, कीर्ति और सैफ अली खान ने काम किया था। फिल्म में एक डायलॉग था कि सीता भारत की बेटी है, और बालेन शाह ने इस डायलॉग पर आपत्ति जताई, क्योंकि नेपाल की परंपरा के अनुसार जो माता सीता है इनका जन्म जनकपुर
जो जनकपुर नेपाल में था वहां पर हुआ था। मतलब जो माता सीता हैं एंशिएंट में अगर देखा जाए, इफ वी क्लियरली सी द हिस्ट्री, देन हमें पता चलेगा वो जो जनकपुर था वो नेपाल में था। तो ऐसे टेक्निकली वो बेटी कहाँ की हुई, नेपाल की हुई। तो वही यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपने इसमें जो लिखा है ना कि भारत की बेटी है, तो भाई है तो वो नेपाल की बेटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जन्म हुआ था। अब देखो उन्होंने क्या किया, जब तक फिल्म से ये डायलॉग नहीं हटाया जाएगा तब तक काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म रिलीज होने नहीं दी जाएगी। इसके बाद कुछ समय के लिए काठमांडू में हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकने की चेतावनी दे दी गई थी। यहाँ से पूरा एक और विवाद इन्होंने शुरू किया था। नाउ भारत के प्रति उनका वास्तविक रुख, तो विश्लेषकों के अनुसार बालेन शाह का रुख पूरी तरीके से भारत विरोधी नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी माना जाता है। उनका कहना है कि वो राष्ट्रवादी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई मैं यूएस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं राष्ट्रवादी हूं। यूएस कुछ गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगी कि भाई ये हमारे जो नेशनल जो हमारे अंदर भावना है, जो हमारी नेशनल स्ट्रीम है, उसको झकझोर के रखने वाला है या फिर गलत सेंस में लेकर के चला जाता है, ये सारी चीजें। तो वही इनका भी माना जाता है। उनकी राजनीति के कुछ प्रमुख पहलू रहे हैं। नेपाल की संस्कृति और पहचान को मजबूत करना इनका मेन मोटिव है। भारत के साथ संबंधों को समानता और सम्मान की बात करना ये चाहते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय संप्रभुता पर ये जोर देते हैं। हालांकि उनके कुछ बयान और प्रतीकात्मक कदम भारत नेपाल संबंधों के विवाद पैदा कर चुके हैं। तो ये चाहते तो हैं कि ये बैलेंस बिठा कर के रखें, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जब भी ये बयान देते हैं, कुछ राष्ट्रवादी भावना रखते हैं, तो वो धीरे धीरे एंटी इंडियन हो जाती हैं। और जब एंटी इंडियन हो जाती हैं तो भारत के साथ संबंध इनके बेहतर नहीं हो पाते हैं। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि इसकी वजह से समस्याएं होती हैं। अब देखिए, नेपाल चुनाव 2026 में शुरू हो रहे हैं। वोटिंग 5 मार्च को है। 6 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। संभावित कुल सीटों पर जो नेपाल में वोटिंग होनी है वो है 275 सीटें। ठीक है, वोटर यहां पर नेपाल में है 1.89 करोड़। इफ एनीवन, कोई भी मुझे नेपाल से देख रहा है तो भाई जरूर बताना कि क्या आप बालेन शाह का सपोर्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि बालेन शाह आपके नए पीएम बने, और अगर बने तो क्या रीजंस हैं, किन रीजंस की वजह से वो आपको पसंद है। बिकॉज हमारा और आपका तो कोई सीन ही नहीं है यार, हम लोग तो भाई भाई दोस्त दोस्त हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इतना पास में है यार, बॉर्डर का बिहार वाला आपने देखा ही होगा, और यूपी से भी, कि वो पता ही नहीं चलता है कि नेपाल कोई दूसरा क्षेत्र हो जाता है। जबकि हम मानते हैं कि आपका देश अलग है, हमारा देश अलग है, लेकिन हमारा जो आपसी प्रेम एक सौहार्द की जो भावना है वो बनी हुई है। लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, शादियाँ वहाँ पर होनी, तो एक तरीके से हम एक ही फैमिली हैं। बट एक बॉर्डर है, उसको हम आपके बॉर्डर का सम्मान करते हैं, आप हमारे बॉर्डर का सम्मान करिए। तो अब आप ये बताइए कि आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने बेहतर रहते हैं। ना, डायरेक्ट इलेक्शन 165 सीटों पर होना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 110 सीटों पर है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में व्यक्ति की बजाय पार्टी को वोट दिया जाता है। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उन सीटों पर उतनी ही हिस्सेदारी मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जस्ट लाइक अ सिंगल ट्रांसफर वोट। जैसे हम देखते हैं कि भाई जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब किया जाता है, बट वो थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है ना। जिस पार्टी के पास 50% सांसद होंगे वही सरकार अपनी बनाएंगे। ये यहाँ का नियम है वोटिंग का, जो जिस प्रकार से प्रोसेस होता है ना। अब आगे आ जाते हैं। नेपाल की आम चुनाव की मतगणना अभी जारी है। 81 सीटों पर आए शुरुआती रुझानों पर रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक सीट जीतने के साथ 62 सीटों से फिलहाल आगे चल रही है। तो ये 80% तक, 90% तक ये है कि बालेन शाह ही पीएम के नए नेपाल के नए पीएम यहां पर बनेंगे। ठीक है, गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 9 सीटों पर और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 4 सीटों पर आगे है। आई डोंट वांट पर्सनली कि केपी शर्मा ओली वहां के पीएम बने, बिकॉज आई डोंट लाइक द टेन्योर जो उन्होंने वहां पर प्रोसीड किया, बिकॉज उनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया नेपाल में कर क्या रहे थे। बट बालेन शाह मैं चाहूंगी कि बन जाते हैं। खैर, केपी ओली खुद भी झापा 5 सीटों पर रैपर बालेन शाह के करीब 1800 सीटों से पीछे चल रहे हैं। उनकी खुद की जो सीट है वहां पर उनके बालेन जीत रहे हैं और ओली हार रहे हैं। और इवन आई ऑल्सो डोंट वांट कि ओली जीते, मुझे नहीं पसंद, आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद है। पिछले साल सितंबर में हुए जनजट क्रांति हिंसक प्रदर्शन के बाद गुरुवार को हुए चुनाव में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। वोट में गिनती में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की हम कोशिश करेंगे और आपको बता देंगे। अभी जो मेन 2 लोगों के बीच में चल रहा है, एक बालेन शाह और दूसरे गगन थापा है। दोनों की हिस्ट्री मैंने आपको बताती। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और इनकी पार्टी है नेपाली कांग्रेस। ये फायर ब्रांड स्पीकर और कांग्रेस का
नया चेहरा बन करके आए हैं। काम करने वाले नेता की पहचान है। 2016-17 में ये हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। हमेशा काला चश्मा पहनते हैं। नेपाल के बालन स्टाइल के चश्मे बिकते हैं। इन्होंने अपना स्टाइल सेट कर दिया है, नाम भी इनके नाम से चश्मे बिकते हैं। दैट वाज कॉल्ड द बालन स्टाइल चश्मा। हमेशा ये ब्लैक चश्मों में नजर आएंगे। मैनी आई थिंक very some people who saw his face without glasses. Maybe if you are one of them, then you are lucky because आपने इनको without glasses देखा है, right? Now आगे बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी भाई बालेन शाह को लेकर के कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप किसको नेपाल का नया पीएम बनाते हो, और वो ये तय करेगा कि भाई अब नेपाल और भारत के संबंध किस तरफ मुड़ने वाले हैं। बिकॉज ऑल दो हम जानते हैं नेपाल हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी है और वी लव 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 नेपाल, बट द थिंग इज दैट कि अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी नेपाल के साथ, बट लोगों की अगर मैं बात करूं बिहार की मोस्टली रिश्तेदारी आपको नेपाल में देखने को मिल जाएगी। यूपी के कुछ बॉर्डर इलाके वो देखने को मिल जाएंगे। नेपाल इज अ हॉट स्पॉट फॉर इंडिया सो मैनी सिक्योरिटी पर्पसेस, बिकॉज वहाँ से टेरर जो एक्टिविटीज़ है इंडिया में परफॉर्म करी जाती हैं। तो मे बी अगर हमें अच्छा सहयोग मिलता है तो हम इसको भी क्योर कर पाएंगे। और नेपाल ने हमेशा सपोर्ट किया है व्हेन इट कम्स ऑन दी काइंड ऑफ द टेरर एक्टिविटीज, तो हमें इन्वेस्टिगेट करने देते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती हैं। खैर, सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आप किसको चाहते हैं पीएम बनाना, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसका पर्सनली रिप्लाई आपको दूंगी। थैंक यू सो मच।